आज हम उपस्थित हैं जल पुरुष संजय सिंह जी के साथ, जिन्होंने पानी को लेकर के बुंदेलखंड अंचल ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी जाकर के पानी के लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। आज जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध संजय सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिस तरह से इन्होंने तालाब हो, नदियाँ हो या अन्य जो भी जल स्रोत हैं उनको बचाने का जो काम कर रहे हैं लगातार, इस सब को लेकर के और आने वाले समय में कि क्या कार्य योजना है, इस पर भी हम इनसे विचार विमर्श करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संजय सिंह जी, हमारे इस चैनल पर आपको नमस्कार। शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पानी को लेकर जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा, जो कहते भी लोग हैं कि पानी को लेकर के लड़ाइयाँ होंगी, तो आपकी तरफ से किस तरह से प्रयास चल रहे हैं, खासतौर से बुंदेलखंड अंचल में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे बुंदेलखंड की जो परिस्थिति है वो देश में जल संकट के मामले में बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि इस साल भी हमारे इलाके में मानसून बहुत कमज़ोर रहा और ये दर साल करके एक तरह का यहाँ जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है और उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे आवर्षण यहाँ की एक नियत बन गई है और बहुत कम बारिश होती है। और बारिश कम होने के कारण हमारे ख़ास तौर से, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड को अगर आपको समझना है तो 1000 साल पहले के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1000 साल पहले अगर 10वीं 9वीं शताब्दी में अगर देखें तो तत्कालीन राजाओं ने, जो उस समय के यहाँ के शासक होते थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तालाबों का निर्माण कराया था। और तालाब नहीं, उस सागरों का निर्माण कराया था। उनके पीछे की दो व्यवस्थाएं थी। एक तो उन्हें अपने प्रजा को काम देना था, दूसरा ये था कि यहाँ वर्षा उन दिनों भी अनियमित होती थी और गर्मी बहुत पड़ती थी। और गर्मी को केंद्रित करने के लिए इन बड़े तालाबों का निर्माण उन्होंने जो किया था कि ये तापमान को केंद्रित करने का भी काम करते थे और यहाँ गर्मी के प्रभाव को रोकते थे। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ आज आपसे संवाद कर रहे हैं, खजुराहो को अगर देखें, खजुराहो न केवल तालाब मंदिरों के लिए जाना जाता है, खजुराहो की सुंदरता में यहाँ के तालाबों का बड़ा योगदान था। और ये तालाब, इनका सीधा रिश्ता इन मंदिरों से था कि तालाबों में पानी रहता था तो यहाँ पे सूरज से पड़ने वाली जो किरणें हैं, क्योंकि हम सब बहुत ही कर्क रेखा के पास वाले इलाके में हैं, गर्मी बहुत पड़ती है, तापमान हमेशा ज़्यादा रहता, तो ये टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता था और लोगों की एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का भी काम करता था। धार्मिक, क्योंकि यहाँ पानी का अभाव इसलिए भी बहुत रहा है क्योंकि यहाँ जो भूगर्भीय संरचना है वो हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट्स है। तो ग्रेनाइट के कारण यहाँ पे पानी का रिचार्ज बहुत कम है। वर्षा बहुत होती भी है तो पानी बह के निकल जाता है और पानी हमारे यहाँ तालाबों में भी पानी कई जगह पे जो है वो सीपेज, जो जिसको हम रिचार्ज कहें, वो बहुत कम है। इसलिए भूगर्भीय जल की स्थिति जो है वो यहाँ पे जटिल और कठिन है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब यहाँ देख रहे हैं कि बुंदेलखंड धीरे धीरे बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से जल संकट ग्रस्त और भी होता जा रहा है। कुएं में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बोरवेल्स बहुत नीचे जा रहे हैं, हमारे तालाब जो थे उनमें पानी आने के रास्ते, जिनका जल संग्रहण का क्षेत्र है वो कम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में ये इलाका, खास तौर से अगर छतरपुर का इलाका देखें, छतरपुर और पन्ना और ये सारा इलाका एक सूखाग्रस्त इलाके में तब्दील हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमारा मानना ये है कि यहाँ पर एक मजबूत कैडर खड़ा किया जाए, क्योंकि योजनाएं तो सरकार की बहुत हैं। निश्चित तौर से सरकार अटल भूजल के माध्यम से और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुछ करने की गंभीर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सबको नियमित रूप से ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए दक्ष कैडर का निर्माण किया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे बुंदेलखंड में जल सहेलियों का एक हमने मॉडल दिया, गांव-गांव में जल सहेलियाँ बना रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, ताकि वो अपने गांव को पानीदार बनाने के प्रयास में निरंतर लगी रहें। ये हमारी कोशिश है। जल सहेलियों के माध्यम से किस तरीके के प्रयास है? मैंने अगर देखें तो जल सहेलियों के माध्यम से हमने इस सूखे बुंदेलखंड की 4 सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जिसमें झांसी में हमने कनेरा और उसी की सहायक नदी घुरारी, और ललितपुर में बलुआ, और टीकमगढ़ में हमने बारगी, और बड़ा मलहरा छतरपुर के इलाके में मछेड़ी नदी, और आपके खजुराहो के पास जो एक नदी है खोड़न, उसको लेके हम लोग काफ़ी सीरियस काम कर रहे हैं। इस साल एक पैच पे बड़ी सफलता हमें मिली है। आगे खजुराहो के आसपास भी हमें उसे ठीक करने की हमारी योजना है। दूसरी तरफ हमारी जल सहेलियों ने लगभग
200 से अधिक चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। 2000 से अधिक जल संरचनाएँ बनी हुई हैं। इधर नदियों पे बोरी बंधान लगा लगा के नदियों के जीवन को आगे बढ़ाने की, नदियों के में पानी के ठहराव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जल गुणवत्ता को ठीक कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में कैसे स्थायित्व आए इस दिशा में प्रयास हैं। जल की गुणवत्ता के साथ साथ जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में वो निरंतर सक्रिय। आपने नदियों की बात की तो हम कहना चाहेंगे जो केंद्र सरकार की योजना है बुंदेलखंड अंचल के लिए नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा लेक परियोजना, आप कितना कारगर मानते हैं इसे? देखिए, कैन बेतवा परियोजना अभी तो शुरू नहीं हुई है। सुन रहे हैं कि टेंडर जल्दी होने वाला है। योजना बनी है, ज़मीन पे अब उसको उतारना है। अब वो ज़मीन पे कैसे उतारने के समय DPR वगैरह हमने देखा है। निश्चित तौर से ये नदी जोड़ नहीं है, बेसिकली ये ट्रांसफ़र ऑफ वाटर है। एक पानी के विद्यार्थी होने के नाते हम ये कहें, इसमें जो है वो नदी नहीं जोड़ है। कैन क्योंकि ऊपर है और बेतवा नीचे है, तो कैन जो है वो बहुत पहाड़ों से निकली हुई नदी है और उसमें एकदम तीक्ष्ण ढाल होने के कारण फ्लो बहुत है। तो बरसात में वो फ्लो है तो उस वाटर को एक जो है डाइवर्जन करके बेतवा की तरफ ले जाने की कोशिश है और उस सेम तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। अगर बिना इकोलॉजी को प्रभावित किए, बिना किसी पहाड़ और उनको तोड़े हुए और अगर करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर से एक तरफ सिंचाई के संसाधनों में तो वृद्धि होगी, लेकिन इकोलॉजी को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जैसे पर्यावरणविद की जो चिंता है वो ये है कि वरना टाइगर रिजर्व को भी जिंदा रखना है, लोगों को पानी भी देना है। तो ये विकास और पर्यावरण दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम करना पड़ेगा सरकार को। और अगर इस पर सीरियसली अगर काम सरकार ने किया तो बुंदेलखंड के लिए ये योजना कारगर साबित हो सकती है। आपने बुंदेलखंड अंचल में तालाबों की बात की है, लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो जो हमारे प्राचीन तालाब हैं, चाहे और इसके अलावा चाहे बावड़ियाँ थी, बहुत बावड़ियाँ थी बुंदेलखंड अंचल में, खासतौर से चंदेलकालीन के दौर में, हम क्या इनको संरक्षित कर पा रहे हैं? खासतौर से जितने भी तालाब हैं उनका अस्तित्व खतरे में जा रहा है, उनका जो भराव क्षेत्र है वो छोटा होता जा रहा है अतिक्रमणकारियों के चक्कर में। और दूसरी बात, सरकार ने एक बार घोषणा की थी कि बंधानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जहाँ तक ध्यान है, लेकिन बंधानों से भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने जल संरक्षण को, संवर्धन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? शुक्ला जी, मैं एक सवाल के लिए पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। यही असली मुद्दा है, अतिक्रमण का शिकार और तालाब जो है, उन तालाबों के कारण जो तालाब का कैचमेंट है, वो तालाब का कैचमेंट बड़े पैमाने पे लोगों की जो लालच का स्वभाव है, आज तालाबों में आने वाले पानी के जो रास्ते हैं, चैनल हैं, लोग उन्हें बंद कर रहे हैं, तालाबों को कब्जा कर रहे हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि सरकार के द्वारा बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं कि तालाबों के सीमांकन और चिन्हांकन का काम सरकार करे, रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करे, तालाबों का जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन इस लेवल पे काम अभी हो नहीं पा रहा है। सरकार के स्तर पे इस पर काम करने की ज़रूरत है और हर तालाब को एक पोर्टल से जानने की ज़रूरत है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि हर राज्य को एक तालाब अथॉरिटी बनानी चाहिए और वो अथॉरिटी उन तालाबों की संरक्षण के लिए काम करे और उनको बचाए, ये हमारी कोशिश है। आपका सही है कहना, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो जल संरक्षण को लेकर जिस तरीके से जब पानी बहुत था तब हम उतने खर्च नहीं थे पानी के, अब जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है मुझे लगता है खर्च ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे वो शौच क्रिया में देखें आप, चाहे नहाने धोने में देखें, या बड़े बड़े स्टार रूपों में आप देखें तो किस तरीके से पानी की बर्बादी होती है। तो आज इस दौर में आप पानी को बचाने के लिए हमारे देखने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिससे कि मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हम कहते हैं जल उपयोग दक्षता, विवेकपूर्ण ढंग से पानी का उपयोग। वाटर यूज एफिशिएंसी अंग्रेजी का शब्द है। हमें पानी का कैसे विवेकपूर्ण उपयोग करें। देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बदला है, लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया है और जीवन शैली में बदलाव समय के साथ साथ आता है। लोग आज स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं, बाथ टब में नहाना चाहते हैं। 55 लीटर एक व्यक्ति के पानी की जल जीवन मिशन में सीमा रखी गई, लेकिन लोग 250 लीटर तक भी खर्च करना चाहते हैं। ऐसे में लोगों को ये सोचना चाहिए कि पानी एक सीमित संसाधन है, इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। हम इस तरह के सेंसर युक्त टॉयलेट्स बनाएं, सेंसर युक्त हम चीज़ों को जुटाएं, जिसके आधार पर पानी के प्रबंधन को कर सकें। खेती में पानी का जो उपयोग है उसके लिए हम ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे चीज़ों के प्रयोग को बढ़ावा दें।
इससे हमें लगता है कि बहुत बेहतर चीज़ें होंगी और आने वाले दिनों की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम पानी के विवेकपूर्ण उपयोग करें। अगर नहीं किया तो ये पानी खत्म हो जाएगा। 2030 ऐसा होगा कि जब इस देश के 40% लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा और 45 तो ये होगा कि जब हम जीरो डिस्चार्ज की तरफ चले जाएंगे। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी की लगातार चिंता है कि पानी की एक एक बूंद बचाएं, पानी को संरक्षित करें और उसको सुरक्षित रखें। तो ये थी हमारे बीच पानी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हमारे बुंदेलखंड अंचल को पानीदार बनाने के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया है संजय सिंह जी, निश्चित रूप से इनकी परिकल्पना साकार हो और जो इन्होंने उपाय बताए हैं उसको भी हमें आपको अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपने जल स्रोतों को बचाने की आवश्यकता है। मैं खजुराहो से संजय सिंह जी के साथ एक बार फिर हम किसी अन्य शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।